नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अखिलेश के ऑफर वाले बयान को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अखिलेश ना तो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री बना पाएंगे। मैनपुरी और रामपुर में हार को देखते हुए अखिलेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इससे पहले रामपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव बौखलाए ही नहीं गए हैं बल्कि पगला गए हैं। अखिलेश यादव ने रामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर दिया था कि आप 100 से अधिक विधायक तोड़कर समाजवादी पार्टी के पास आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक रामपुर की तस्वीर है। अखिलेश यादव कल जब रामपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तभी मंच से बोलते हुए उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम पर यह बात कही, ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी ऑफर दिया था, एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूं कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी डिप्टी सीएम 100 से अधिक विधायक तोड़कर आए, समाजवादी पार्टी के साथ मिल जाए और हम उसे मुख्यमंत्री बना देंगे। उसी पर कल जब केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, बौखलाए नहीं पगला गए हैं। और आज ट्वीट के जरिए भी उन्होंने यही बात कही है। बीजेपी के लोग सबसे जल्दी बदलते हैं। दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर है, जो सबसे ज्यादा विधायक लेगा उसको समर्थन देंगे। वो बौखलाए ही नहीं, अब लग रहा है पगलाए भी है। आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर को बीजेपी ने फौज के हवाले कर दिया। रामपुर में आजम खान के आतंक को वहाँ की जनता जानती है, इसलिए रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है, मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है और खतौली में भी कमल खिलने जा रहा है। सपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। तो आखिर अखिलेश ने रामपुर की रैली से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर क्या दिया था, मंच से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा क्या था, वो सुनिए। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। उधर बीजेपी के नेताओं की इस मुद्दे को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव के बयान के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य ने किन शब्दों में निशाना साधा, और दूसरी तरफ तमाम और नेताओं की भी प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है और अखिलेश यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हमने पहले भी ऑफर दिया था, एक बार फिर से ऑफर दे रहा हूँ। और उसी पर अब बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल रही है। पहले हमने आपको सुनाया केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कल मैनपुरी पहुंचे थे, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन रही है और साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आज ट्वीट करते हुए भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि रामपुर, मैनपुरी और खतौली में अपनी हार को देखकर अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस वजह से इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भरोसा जताया कि तीनों ही सीटों पर कमल खिलने वाला है।
ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और साफ साफ दिखाई देता है कि शासन से हटने के बाद में किस प्रकार से ये व्याकुल हो रहे हैं कि हम सत्ता में आए और देश को लूटने का काम करें। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उस पर संज्ञान लेना चाहिए जिस प्रकार के वो काम। देखो, ये अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन है। लगातार चुनाव हारने के बाद में पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और जिस प्रकार से मैनपुरी रामपुर में भी एक हार का इनको सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थितियां यहाँ साफ दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है इस फ्रस्ट्रेशन के तहत इन्होंने इस प्रकार की बात कही। लेकिन इनको एक बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक समूह है और ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता यहाँ के ऊपर प्रधानमंत्री भी बनता है, मुख्यमंत्री भी बनता है। भारतीय जनता पार्टी, आपने कभी सुना इतिहास में कभी कि भाजपा का कोई विधायक टूटा हो? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संकेत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम को मेरी तरफ से ऑफर है और दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से और बीजेपी से की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑफर नहीं, अखिलेश की बौखलाहट है क्या ये? बिल्कुल, देखिए, ये जो उपचुनाव है तीनों सीटों पर और इन उपचुनावों में तमाम तरह के घटनाक्रम देखने को मिले और तमाम तरह से जो सियासी बयानबाजी है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से इन उपचुनावों ने कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है उसकी भी दिशा बदली है। अगर देखा जाए, चचा भतीजे जो पिछले काफी समय से अलग अलग थे लेकिन इन उपचुनावों में वो एक साथ आए हैं। वहीं रामपुर, जो कि आजम खां का गढ़ है, इस बार आजम खां भी घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें खतौली की भी जो सीट है वो चुनौतीपूर्ण सीट है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के वहां से विधायक विक्रम सैनी रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां आरएलडी ने प्रत्याशी उतारा है और वहां पर भी लड़ाई है। तो एक बात साफ है कि तीनों जो उपचुनाव की सीटें हैं इनमें कड़ी टक्कर है और उसमें तमाम तरह के सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं। तमाम तरह की ये जो बयानबाजी है, सियासी बयानबाजियां हैं। जिस तरीके से अगर हम अखिलेश यादव की बयान की बात कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तमाम नेताओं के बयान भी आए और उनसे बात भी हुई। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं रही है कि वो उनके विधायक कभी इस तरह से टूटे हों। और बात भी सही है कि ये महज एक सियासी बयानबाजी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम जो उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां उनको चुनौती दे रही है और अगर देखा जाए पिछले चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी शिकस्त देती हुई आ रही है। पिछले चाहे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ हो या फिर रामपुर हो, दोनों लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी जैसी जिस सीट पर भी चुनौती पेश किए हुए है। तो एक बात साफ है कि इस तरह से जो बयान आ रहे हैं ये सियासी बयानबाजी है। इसका धरातल से या उत्तर प्रदेश की सियासत, हाँ, लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है संकेत, एक सवाल ये खड़ा होता है कि अखिलेश यादव जब ये बयान देते हैं तब क्या वो भूल जाते हैं कि उनकी ही पार्टी और उनके ही परिवार की अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं? क्या वो ये भूल जाते हैं कि ओपी राजभर, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है संकेत, आपके पास आएंगे, इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आ रही है, भाई रिजवान के साथ इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर के सामने इरफान सोलंकी ने सरेंडर किया है। एसपी विधायक इरफान सोलंकी जो कि बीते कई दिनों से फरार थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी, दबिश दी जा रही थी। कई बार ये भी जानकारी सामने आई कि वो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। तो इरफान सोलंकी जो कि बीते कई दिनों से फरार थे, पुलिस शहर दर शहर उनकी तलाश कर रही थी, छापेमारी की जा रही थी, अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी सरेंडर कर दिया है। इससे पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी भारत छोड़कर भागने की फिराक में है। उनको कभी दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, तो कभी ये खबर भी सामने आई कि वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। उसके बाद पुलिस ने ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया जो कि उनकी फरारी में उनका सहयोग कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। उनकी रिश्तेदारी में तमाम जगहों पर पुलिस ने दबिश दी और अब उसका असर यह हुआ है कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। हमारे सहयोगी ओम बाबू कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके परिवार के सदस्य, उनकी पत्नी, माता जी, सब लोग पुलिस कमिश्नर आवास पहुंचे हैं और
विधायक ने वहां पर सिलेंडर कर दिया है। क्योंकि पुलिस लगातार शिकंजा कसती जा रही थी, आज से विधायक के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी शुरू होने जा रही थी। पुलिस का बढ़ता दबाव देखकर आज विधायक ने सिलेंडर कर दिया है। विधायक के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी पुलिस कमिश्नर आवास के बाहर मौजूद हैं। साथ ही सपा के अन्य विधायक अमिताभ वाजपेयी और हसन रूमी भी उनके साथ हैं। तो कुछ देर में अब चीजें साफ होंगी कि उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा या पूछताछ के लिए पुलिस कुछ देर रोकेगी। जी इससे पहले बीते कई दिनों से वो फरार चल रहे थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। ओम बाबू, क्या ये पता चल पाया है क्या कि बीते कई दिनों से इरफान सोलंकी कहाँ थे? कानपुर में ही थे, कानपुर से बाहर थे, या फिर जो खबर आई थी कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए, कहाँ थे इरफान सोलंकी? निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये जो सिलेंडर किया है विधायक ने, ये पुलिस से इनकी बातचीत चल रही थी 2 दिन से। कमिश्नर आवास पर आकर उनकी पत्नी भी मिली थी कमिश्नर डीपी जोगदंड से, और तब से कयास लगाए जा रहे थे। न्यूज 18 ने इस बात का खुलासा भी किया था कि किसी भी वक्त और किसी भी दिन गिरफ्तारी हो सकती है इरफान सोलंकी की, या तो वो समर्पण कर सकते हैं। तो उसी के परिणाम स्वरूप आज स्वेच्छा से सरेंडर हुआ। बहुत शुक्रिया ओम बाबू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। और चलिए आपको मैनपुरी लेकर चलते हैं, जहां पर शिवपाल यादव लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रमुख है, डरना नहीं और पुलिस की पकड़ में भी मत आना, कोशिश करना, और अगर पकड़ जाते हैं तो उस जगह पर दूसरी टीम रखना और वोट का परसेंटेज कम मत होने देना। क्योंकि अगर मतदान का कम हो जाना है तो ये कहेंगे हम लोग जबरदस्ती वोट डालते थे। कभी हम लोगों ने जबरदस्ती वोट कभी डाला नहीं। यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने वोट हमेशा निश्चित होकर के अपने आप नेताजी को वोट दिया। नेताजी यहाँ से 8 बार विधायक रहे और मैनपुरी लोकसभा से 4 बार सांसद रहे। नेताजी 2 बार संसद से सांसद रहे, 1 बार आजमगढ़ से रहे, 1 बार कन्नौज से भी चुनाव जीते हैं। बताइए, और ये लोग क्या प्रचार कर रहे हैं? और गुंडई तो कौन कर रहा है? समय सरकार गुंडई करा रही है। कहाँ प्रशासनिक अधिकारियों पर, पुलिस अधिकारियों पर? बताइए, लोकतंत्र में कहीं ऐसा होता है? सीधा लोकतंत्र पर हमला, सीधा संविधान पर हमला, सीधा। बताइए, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और यहाँ पर गरीबों की, किसानों पर कितने जातियां हो रही हैं। बिजली मिल नहीं रही, रोज बिजली के छापे पड़ रहे हैं। और जसमान नगर का एसडीओ कम से कम 2 लाख रुपया रोज वसूली कर रहा है, छापे मार करके वसूली कर रहा है। डीएपी खाद मिल नहीं रही है। डीएपी खाद कितने की? कितना? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कितने की? 450, फिर हुई 600 की, अब हो गई 1350, और 1350 के साथ एक बोतल की कीमत क्या? 200, 250 रुपए। बताओ कितने की हो गई? 1600। और फिर इसके साथ ब्लैक में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? और बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, और ये किसके काम कर रहे हैं? ये केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों के काम कर रहे हैं। जनता को परेशानियां दे रहे हैं, किसान से लेकर के, नौजवान से लेकर के, यहाँ तक कि महिलाओं से लेकर के, छात्रों से लेकर के सबको परेशान दे रहे हैं। और इन्होंने, आपको याद होगा, आज भी वादे कर रहे हैं। और इन्होंने आज 6 साल पहले कितने वादे किए थे? हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा बताओ पूरा किया है? और कहते क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बताओ किसी का साथ दिया? इन नौजवानों का साथ दिया, किसानों का साथ दिया, इन महिलाओं का साथ दिया। कितनी परेशानी में है, हम जानते हैं। ये महिलाएं कितनी परेशानी में हैं, कैसे अपने परिवार को पालती हैं। और इनके जो पेंशन भी थी वो भी रोक दी जाए। इनकी बताइए, गांव मोहल्ले में
क्या हालत है। मैं आश्वासन देता हूं इन महिलाओं से लेकर के, नौजवानों से लेकर के, किसानों से लेकर के, अगर आपको जिताना है 5 तारीख को डिम्पल को, और डिम्पल को इतने वोटों से जिता देना है जसवंत नगर क्षेत्र से इनकी जमानत जब्त हो जाए। पहले हमें 6 महीना पहले कितने से जिताया था? 91,000 से जिताया था। बताइए, हम लोगों ने कहीं पर भी बूथ पर कब्जा किया? ये जनता ने वोट डाला। और बताओ, कहीं पर भी झगड़ा हुआ था? कहीं पर झगड़ा भी नहीं हुआ। बताइए, तब भी ये लोग तमाशा करने आ गए। तो इसलिए हम कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, डिम्पल को जिता देना, और डिम्पल वो अगर जिता दिया तो 2024 फिर समाजवादी पार्टी और का निश्चित होगा। और इसलिए होगा, अब लोग जानते हो कि दक्षिण भारत में इनका सपाया, बंगाल में इनका सपाया, बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी मिलने से इनका सपाया, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश और हम जब मिल गए हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इनका सफाया करने का काम करेंगे। और तो शिवपाल यादव जसवंत नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए डिम्पल यादव के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। एक बार फिर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया है। एसपी विधायक ने सरेंडर कर दिया है। भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर किया है इरफान सोलंकी ने। लंबे वक्त से फरार थे दोनों भाई। घर जलाने का दोनों भाइयों पर आरोप है और अब दोनों ने पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर सरेंडर कर दिया है। इससे पहले पुलिस शहर दर शहर तलाशी अभियान चला रही थी, छापेमारी की जा रही थी, लेकिन इरफान सोलंकी के बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। इन सब के बीच ये खबरें आ रही थी कि कभी इरफान सोलंकी को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है तो कभी मुंबई एयरपोर्ट पर, और आज अब से थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ कमिश्नर के सामने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपके पास क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित? देखिए, इस वक्त पुलिस कमिश्नर के सामने बैठे हुए हैं विधायक इरफान सोलंकी हैं, उनकी पत्नी है जो सपा के विधायक है कानपुर से अमिताभ वाजपेयी हैं। सपा के एक अन्य विधायक मोहम्मद हसन रूमी भी उनके साथ में हैं। अपने परिवार और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों और समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के आवास पर पहुंचे हैं। वहां पर इन्होंने सरेंडर किया है। सरेंडर से एक बात तो साफ हो जाती है कि पुलिस का दबाव काम आया है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस के ऊपर नाकामी का आरोप भी लगता है। पुलिस तमाम प्रयास करती रही, तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में छापेमारी चलती रही, बावजूद इसके पुलिस के इंतजामों को धता बताते हुए, उनको डॉज देते हुए सपा विधायक अपने भाई के साथ खुद पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंच जाते हैं और वहां पर सरेंडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस के ऊपर ऋषभ, आप बने हमारे साथ। ये तस्वीर भी आ गई है कमिश्नर दफ्तर के भीतर की तस्वीर। आप देखिए, इरफान सोलंकी साथ में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं और आप उनके ठीक बगल में समाजवादी पार्टी के विधायक को भी देख सकते हैं, और इसके अलावा उनके कुछ कार्यकर्ता इरफान सोलंकी के भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। इरफान सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। सवाल यही है जिसका जिक्र ऋषभ मणि कर रहे हैं कि पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, छापेमारी की जा रही थी, फिर पुलिस के हाथ इरफान सोलंकी क्यों नहीं लगा, और आज इरफान सोलंकी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर चुका है और उसी की तस्वीरें सामने आई हैं। आप देखिए, कमिश्नर दफ्तर के बाहर इरफान सोलंकी, समाजवादी पार्टी के विधायक, इरफान की पत्नी और इरफान के भाई ने थाने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर सरेंडर किया है। ऋषभ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पुलिस शहर दर शहर छापेमारी कर रही थी, दबिश दी जा रही थी, कभी जानकारी सामने आई कि दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया है, कभी जानकारी सामने आई कि मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया है, और कानपुर जो कि पुलिस कमिश्नरी है, पुलिस कि इतनी बड़ी वहां पर तैनाती, इतनी बड़ी मौजूदगी, इतनी बड़ी संख्या, और इरफान सोलंकी सबको धता बताते हुए सीधा कमिश्नर दफ्तर पहुंचकर सरेंडर कर देता है। सवाल तो खड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल सवाल खड़ा होगा। कल जब से जो सांसद हैं कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव पचौरी अचानक सपा विधायक इरफान सोलंकी के समर्थन में उतरे थे, ये बात कही जा रही थी कि पुलिस उनके परिवार का उत्पीड़न कर रही है। उसके बाद से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं से
सपा विधायक इरफान सोलंकी को सरेंडर कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनके लिए सेफ पैसे तलाशा जा रहा है, चाहे वो हम पुलिस की बात करें या ऊपर कहीं और जहां भी हो सकता था शासन प्रशासन में ऐसी सेटिंग जरूर की जा रही है ताकि सपा विधायक इरफान सोलंकी को आराम से सरेंडर कराया जा सके। 2 मुकदमे ताबड़तोड़ दर्ज हो गए इरफान सोलंकी और उनके भाई के ऊपर। ये बहुत ही गंभीर धाराओं में हैं दोनों मुकदमे, और ऐसी भी चर्चा चल रही थी चूंकि किसी के ऊपर भी गैंगस्टर लगाने के लिए कम से कम 2 मुकदमे होने चाहिए। पुलिस ताबड़तोड़ इन मामलों में चार्जशीट लगा सकती है, चार्जशीट के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई की जा सकती है, और गैंगस्टर एक्ट में जो प्रावधान है 14 है जिसके तहत संपत्ति कुर्क की जाती है वो कार्रवाई तक हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस ने लिखा पढ़ी में जो कार्रवाई की थी वो इतनी मुकम्मल थी, वो इतनी मजबूत थी कि इरफान सोलंकी के ऊपर लगातार जबरदस्त दबाव बना हुआ था। लेकिन इसी बीच इरफान सोलंकी के लिए लॉबिंग शुरू हो जाती है और खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनकी पैरवी में बाकायदा मीडिया पर आते हैं, बयान देते हैं और पुलिस के लिए कहते हैं कि उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। तब से इस बात के कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि इरफान सोलंकी की सेफ लैंडिंग कराई जा सकती है, और आज उसी सेफ लैंडिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है। इरफान सोलंकी अपने भाई के साथ, सपा के विधायक अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी और अपने पत्नी परिवार समर्थकों के साथ खुद पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचते हैं और सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर हुआ है। पुलिस के लिए एक छोटी कामयाबी जरूर है कि इरफान सोलंकी उनकी गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन सवालिया निशान इसलिए खड़े होते हैं कि तमाम साजो सामान संसाधन से लैस कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस नाकाम हो गई। वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई और वो आराम से आते हैं, सरेंडर करके चले जाते हैं। तो एक बात पर मुहर लगती है कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो खुद सरेंडर कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जुडिशियल प्रोसेस के तहत मामला आगे चलेगा, इनकी गिरफ्तारी इसको दर्ज कराया जाएगा, फिर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि पुलिस आगे की पूछताछ के लिए इनको अपनी कस्टडी रिमांड पर ले। और जो 2 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, एक महिला का घर जलाने का मामला है, उसमें गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है। दूसरा मामला इरफान पर दर्ज हो गया है जो कि काफी गंभीर धाराएं 419, 20, 67, 68, 71 जिसमें आप फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया था और उससे अपनी टिकट लेके ट्रैवलिंग की है। तो गंभीर धाराएं हैं। अब देखना यही होगा कि जिस तरह से एक सेफ लैंडिंग करा के इनका सरेंडर कराया गया है, क्या वैसे ही पुलिस की तफ्तीश में भी तो कोई सेटिंग नहीं हो जाएगी? यही मेरा सवाल भी है ऋषभ, यहाँ से आगे और क्या क्या, क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती तब क्या क्या सिनेरियो बनता, और इरफान सोलंकी ने जाकर सरेंडर कर दिया है तो फिर आगे की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी? इन दोनों पहलुओं को समझाइए आप। देखिए, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, इस सरेंडर का कोई मायने मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो रोज सुबह दिल्ली की भागदौड़ चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब जुडिशियल प्रोसेस के तहत पुलिस इनको कोर्ट में पेश करेगी, कोर्ट इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दे सकती है, और देखना यही होगा क्या पुलिस आगे की पूछताछ के लिए, तमाम चीजों की बरामदगी के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए इरफान सोलंकी और उनके भाई के लिए कस्टडी रिमांड मांगती है या नहीं है। कस्टडी रिमांड मिल जाती है तो पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी होगी, एविडेंस एक्ट के तहत उस कस्टडी रिमांड के दौरान तमाम चीजों की, सबूतों की बरामदगी की जाए ताकि मजबूती से ये मामला कोर्ट में पेश किया जा सके। जिस हिसाब से, जिस लिहाज से सरेंडर कराया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस कमजोर जरूर दिख रही है। पुलिस ने एक इनिशियल दबाव तो जरूर बनाया, वो कामयाब रहे, एक मुकदमा और दर्ज कर दिया गंभीर धाराओं में, जिसके बाद इरफान ने सरेंडर तो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकामयाबी की ओर भी इशारा करता है कि अगर पुलिस इतनी मजबूत होती तो शायद गिरफ्तार करके इरफान सोलंकी को कोर्ट में पेश करती। लेकिन इरफान सोलंकी अपने विधायकों, अपने परिवारों, अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के साथ खुद पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचते हैं। तो ऐसा एक मैसेज जरूर जाता है कि कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सेफ पैसेज उसको मिल रहा था। अब देखना यही होगा कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये सॉफ्ट कॉर्नर या सेफ पैसेज मिलता है या नहीं। हमें एक सवाल तो इरफान सोलंकी से पूछा ही जाएगा ऋषभ की, चूंकि उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, उन्होंने उस महिला के घर में आग नहीं लगाई, तो सवाल तो पूछा जाएगा फिर आप फरारी क्यों काट रहे थे, फिर आप पहले पुलिस के पास क्यों नहीं आ गए? देखिए, तमाम दरवाजे उनके लिए खुले थे। जिस दिन ये मुकदमा दर्ज हुआ था उस वक्त भी जो अथॉरिटीज होती हैं, मुख्यमंत्री खुद जनता दर्शन में बैठते हैं, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो आपके शहर के में ही रहते हैं, वो भी कानपुर से ही विधायक है, सतीश पाना, आप उनके पास भी जा सकते थे। आप जैसे अखिलेश यादव के ऑफिस तक गए थे और न्यूज़ 18 ने वो खबर भी दिखाई थी, उस माध्यम
सुबह के वक्त ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।